We have already understood many concepts of gauge pressure. Gauge pressure is the pressure due to fluid. और ये एक होमवर्क दे रखे थे जिसको लास्ट क्लास करना चाहिए था, कैसे कैसे स्किप हो गया नहीं। चलो इसको करते हैं। क्या था क्वेश्चन इसमें, और आपको बताते ये क्वेश्चन कहाँ का मालूम है, जेई एडवांस का। जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब आप लोग कर रहे हो जेई एडवांस देने के लिए, आपका एलिजिबिलिटी अभी और 5 साल बाकी है। 5 साल के बाद आप जेई एडवांस दोगे, अब से कर रहे हो, कर लियो तो अच्छी बात है। चलिए कोशिश करते हैं। क्या दिया, ऐसा कोई वर्टिकल ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए है, ये साइड तो सीधा है, ये साइड थोड़ा टेढ़ा है, ये 30 डिग्री एंगल कर रहा है, और इसमें कोई एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है। पूछा है कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड को एक्सप्रेस करके पकड़ के रखने के लिए क्या फोर्स की जरूरत है, जबकि लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। टू प्रेस दिस लिक्विड बाय ए डिस्टेंस x, मान लो कि यहां तक हम प्रेस करके रखेंगे तो क्या फोर्स की जरूरत होगा। अच्छा, ये लेंथ अगर x है तो इधर का वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, नहीं होगा क्या। तो ये कितना चढ़ जाएगा, ये भी चढ़ जाएगा x, मतलब दिस लेंथ इज गोइंग टू बी x। समझ में आया क्या, ये लेंथ x होने वाला है। अच्छा, अगर ये लेंथ x होने वाला है तो सोचो थोड़ा इस लेंथ को प्यार से देखते हैं। अब लिक्विड कहां तक है बताओ, अब लिक्विड कुछ यहां तक है, और हमें क्या करना है, पता करना है कि कितना फोर्स चाहिए उसको पकड़ के रखने के लिए। कितना फोर्स चाहिए, यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ का प्रेशर कैसे पता करेंगे, प्रेशर एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय एच डी जी और एच रो जी, वेयर रो तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, एच क्या हो गया, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, ये हो गया h। समझ में आया क्या, है कि नहीं, ये फ्री सरफेस है, वर्टिकल हाइट हो गया h रो जी। ठीक है, अब क्या आपको मालूम है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, हाँ वो तो x लिए है, तो ये x है। क्या हमें मालूम है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अगर इस लेंथ को मैं h डैश कहता हूं तो क्या आप देख सकते हो कि h डैश बाई x इज इक्वल टू साइन 30, दिख रहा है क्या। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, h डैश बाई x इज साइन 30, क्योंकि ये एंगल है 30 डिग्री। समझ में आया, तो फिर h डैश का वैल्यू कितना हो गया, x साइन 30 और x बाई 2। तो क्या आप मुझे h का वैल्यू बता सकते हो, h इज दिस होल लेंथ, मतलब h डैश प्लस x, इट इज x प्लस x बाई 2 इज 3x बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, हाँ अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। इट इज कमिंग आउट टू बी 3x बाई 2, तो फ्री सरफेस का हाइट इज 3x बाई 2। तो फिर क्या प्रेशर बनेगा, इस पॉइंट को अगर आप कोई एक पॉइंट नाम दोगे, ए नाम दे दो, प्रेशर एट ए क्या होगा, रो जी एच 3 रो जी एक्स बाई 2। तो व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड इट, प्रेशर इनटू एरिया। हो गया, एरिया को मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 3 रो बाई 2 जी एक्स ए। This is the force required to press the liquid in the left limb down by a distance x. क्या सबको समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग या स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये टेढ़ापन का हाइट को हमें पता करना था और ये मिल गया तो काम बन गया। जिनको समझ में नहीं आया दोबारा उनको बताते हैं, आप लोग जिनको समझ में आ गया लिख लो। इधर का लिक्विड को x प्रेस किए तो इधर का लिक्विड x चढ़ गया, ये डिस्टेंस x है, और अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस है x साइन 30, h डैश इज x साइन 30। आप लिख सकते हो h डैश इज x साइन 30, तो फिर वैल्यू होता है साइन 30 का 1/2, तो ये बन गया h डैश इज x/2। So what is the vertical height of free surface above the point of concern? It is h, which is x plus h dash.
क्या समझ में आ रहा है? सो इट इज कमिंग आउट विथ 3x/2. सो द प्रेशर हियर इज 3x/2 इंटू रो जी. तो क्या फोर्स है? प्रेशर एरिया. क्या बात समझ में आया? हाँ, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. और भी काफी क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास देखे थे. प्रेशर द सेम, हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन सेम. हम देखे थे कि कोई एक लिक्विड के लिए इट्स सेम होमोजेनियस लिक्विड अगर रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर होता है, नहीं? अच्छा, इससे पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे यहाँ पर, शायद आपको याद होगा. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन. फाइंड फ्रॉम व्हाट मैक्सिमम हाइट ए सुपरमैन कैन ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड यूजिंग ए स्ट्रॉ. स्ट्रॉ लगा के कितना मैक्सिमम हाइट से सुपरमैन पानी पी सकता है. देखो, जैसे जैसे वो पानी पिया उसका पेट में पानी आ गया. ठीक है, नाउ वाटर इज देयर इन हिम. पूछा है कितना मैक्सिमम हाइट से पी सकता है. बिफोर यू गो फॉर दिस क्वेश्चन, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दूसरा करवाना चाहता हूँ. अभी देखो, अगर ये हम किसी स्ट्रॉ से पानी पीते कैसे, ये मैकेनिज्म को समझो. हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैसे पीते हैं? बाय सॉकिंग. व्हाट यू सॉक? द एयर इन द स्ट्रॉ. जब आप किसी एक, ध्यान से देखना बेटा, ये समझने वाली चीज है. मान लो कि ये स्ट्रॉ है, तो क्या होगा कि यहां से अगर हम एयर को निकाल देंगे तो फिर अगर एयर को निकाल देंगे तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? 0. एयर नहीं है तो प्रेशर कहाँ से आएगा? देयर इज नो प्रेशर. लेकिन हमें तो मालूम है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसका यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर बराबर होना चाहिए. इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट रेस्ट, प्रेशर इज सेम. तो यहाँ का प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सीधा आ रहा है. लेकिन यहाँ पर तो हम एयर निकाल दिया और मुंह बंद करके रखेंगे कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा है. जैसे तुम सबसे पेन चूस रहे हो, ऐसे हम लोग इसको सक करेंगे तो क्या होगा? ये हवा बाहर निकल गया. तो यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर कैसे बराबर होगा? जैसे सक करेंगे, यहाँ का जो प्रेशर है वो पानी को प्रेस कर रहा है, लेकिन जाने को रास्ता नहीं पा रहा था. जब ये लिक्विड कुछ ऐसा था, प्रेशर हर जगह दबा रहा था, किधर जाएगा वो? रास्ता तो है नहीं. अब हर जगह प्रेशर दे रहा है लेकिन यहाँ पर प्रेशर तो नहीं है. तो यहाँ का लिक्विड, मान लो कि यहाँ पर आप बहुत जगह प्रेशर दे रहे हो और यहाँ पर एक छेदा है, तो पिचक करके बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह अभी प्रेशराइज करेगा इसको, तो यहाँ का जो लिक्विड था वो चढ़ने लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन कितना दूर तक चढ़ेगा? जब तक यहाँ का प्रेशर कम है. लेकिन जैसे लिक्विड चढ़ेगा यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? रो जी एच वाला फॉर्मूला से बढ़ते बढ़ते एच ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. जब यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाएगा और नहीं जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म है. वैसे तो आइंस्टाइन में दैट्स व्हाट आंसर. सर, एक मेरा डाउट था इसमें कि रुको मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ, तेरे डाउट को देखता हूँ. क्या आपको समझ में आया कि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये लिक्विड चढ़ने लगेगा ऊपर? आ गया ना समझ में? तो ये लिक्विड चढ़ने लगेगा कुछ हाइट तक चढ़ेगा. जैसे जैसे चढ़ेगा लिक्विड भी प्रेशर देने लगेगा. अब इधर से जो पिचक के ये जा रहा था उधर को प्रेशराइज कर रहा है, तो रुकेगा कब? जब इसका प्रेशर, यहाँ पर जो लिक्विड कलम बनेगा उसका प्रेशर ये प्रेशर की बराबर हो जाएगा. है आ रहा है समझ में? यस. तो कितना लिक्विड चढ़ेगा? जितना लिक्विड चढ़ेगा जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बराबर है. यहाँ पर भी सुपरमैन क्या करने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो. सुपरमैन का सुपर बुद्धि, पानी पीने के लिए नीचे आ सकता था लेकिन वो क्या कर रहा है? ऊपर बैठ के स्ट्रॉ से पानी पी रहा है. जैसे ये वाटर को सक करने लगेगा, जैसे ये वाटर को सक करने लगेगा इधर से, ठीक है, जैसे पानी को यहाँ से सक करके चढ़ाने लगेगा ऊपर, तो पानी ऊपर जाएगा. कब तक पानी चढ़ते रहेगा? जब तक यहाँ का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता. लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और यहाँ पर क्या? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में बराबर होना चाहिए प्रेशर, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो क्या लिखेंगे? और एट एनी टाइम फॉर इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. प्रेशर इज सेम.
अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? कहेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर लिक्विड कुछ एच हाइट तक चढ़ गया है तो प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा? रो जी एच। और दिस वाज वाटर, यू नो। फॉर वाटर हम लोग पहले से कर चुके हैं। एच का वैल्यू क्या आता है? व्हाट हाइट ऑफ वाटर गिव्स यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 10 मीटर। भूल गए हो क्या था? वैल्यू डालो ना। अगर भूल गए तो वैल्यू डालो, निकालो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 टू द पावर 5 एंड रो इज 1000 kg पर मीटर क्यूब फॉर वाटर। G इज 10, H निकालो तो मिलेगा H इज 10 मीटर। मतलब 10 मीटर तक पानी उठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना प्रेशर बनेगा? सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये पुश नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो ये जो स्ट्रॉ लेके बैठा है 11 मीटर का लेके बैठेगा, सपोज 11 मीटर का स्ट्रॉ लेके बैठेगा तो सारा एयर अगर सक करके निकाल भी दिया तो तभी तो पानी उठेगा 10 मीटर। उसके मुंह तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। सो कितना मैक्सिमम हाइट से वो पानी पी सकता है? मैक्सिमम 10 मीटर, उससे ज्यादा नहीं। वो भी 10 मीटर से थोड़ा सा कम, नहीं तो चाट चाट के पिएगा, क्योंकि पानी तो उससे ऊपर जाएगा नहीं ना। 10 मीटर से अगर 2 सेंटीमीटर कम रहेगा तो 2 सेंटीमीटर का पानी उसके मुंह में जाते रहेगा। कितना भी पावरफुल पंप लगा दो, सक्शन पंप, 10 मीटर से ज्यादा हाइट हो गया तो वो पानी खींच नहीं सकता। क्या मेरा क्वेश्चन और उसका आंसर आपको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो क्या देखें हम लोग कि ये मैक्सिमम हाइट आंसर हो गया 10 मीटर। फ्रॉम व्हाट मैक्सिमम हाइट ही कैन ड्रॉ और ड्रिंक लिक्विड, एक्सक्यूज मी, he can drink water from a maximum height of 10 मीटर, उससे ऊपर से नहीं पी सकता। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था कि जब पानी उसके मुंह तक पहुंच गया तो पूरा स्ट्रॉ फिल्ड अप हो चुका है 10 मीटर के हाइट तक, तो फिर सर ए में अगर हम रो जी एच निकालेंगे तो फिर सर वो क्यों मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच? नो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, वही तो बोल रहा हूँ। द प्रेशर हियर इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब पॉइंट ए में तो एटमॉस्फेरिक खुला में पड़ा है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर सर वो तो एक लिक्विड नहीं लिया जाएगा पूरा स्ट्रॉ से? क्या ये जो सॉक कर रहा है वो फ्री सरफेस है? वो फ्री सरफेस तो नहीं है। तो फिर सर वैसे देखे तो अगर वो छोड़ देगा, जैसे शॉक कर रहा था छोड़ देगा, मुंह निकाल देगा, अब क्या होगा? ट्रुप नीचे आ जाएगा। सर फिर तो बीम में भी फिर रो जीएच काम नहीं करता। बीम में सिर्फ रो जीएच रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन सर फ्री सरफेस तो नहीं है ना। हाँ, देखो बी में फ्री सरफेस नहीं है, आपका बात मैं समझ गया, यू आर वेरी इंटेलिजेंटली थिंकिंग, वेरी गुड। लेकिन सोचो तो हमारे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है ऐसा, ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर क्या प्रेशर होगा? प्रेशर ड्यू टू द वेट, ड्यू टू द लिक्विड, और वेट से ही तो प्रेशर निकला था। रोजियस जो निकला था कैसे निकला था? सिलेंडर का वेट निकालो, लिक्विड का वेट, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? वही रोजियस तो होगा ही। समझ में आया? आर यू गेटिंग? यस, वी आर थिंकिंग विथ मोर क्लैरिटी, वेरी गुड। अब तो ये चीज सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए आपको और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, तो लेट मी गिव यू ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज थोड़ा कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और इसको किसी एक नाइफ एज के ऊपर हमने बैलेंस करके रखा है। इट इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज। तो ऐसे रह सकता है? नहीं, ऐसे रह सकता है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कछुआ है, think of it, here is water and here is a प्यारा सा कछुआ। अब ये कछुआ पानी में ऐसा फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है, और सब कुछ रेस्ट में, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। व्हाई एट रेस्ट? क्योंकि इधर जो लिक्विड है कुछ फोर्स दे रहा होगा ना, इधर वाला लिक्विड भी कुछ फोर्स दे रहा होगा। ये लिक्विड इस पॉइंट में इसको ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है। सोचो कि कोई नाइफ एज है और ये नाइफ एज पे कोई एक चीज ऐसे रखा हुआ है
अब यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, ये ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे तो गिरेगा क्या? रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट में है। समझ में आया क्या? नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है यहां तक समझ ली, उसके बाद इफ द टॉर्टोइस, ये जो कछुआ मूव टू राइट, राइट को चले जाता है स्विंग करके, दी ये टैंक है, टैंक will rotate clockwise or anti-clockwise. क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर ये कछुआ इधर को चले जाता है तो ये टैंक क्लॉकवाइज रोटेट करके गिरेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके गिरेगा? सोचना है क्या होगा, सोचना है क्या होगा, कैसे रोटेट करके गिरेगा। क्लॉकवाइज दो लोग बोल रहे हैं, बोलो। एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दो बोल रहे हैं तो कुछ तो करना। अच्छा पहले देखो ना, ये कोई एक डंडा है, इस डंडे को किसी नाइफ एज के ऊपर हम लोग बैलेंस किए हुए हैं। इधर का फोर्स F1 है, इधर का फोर्स F2 है। अगर ये बैलेंस्ड है का मतलब क्या हुआ? F1 = F2। अगर F2 को ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? इधर को गिर जाएगा। F1 को ज्यादा कर देंगे इधर को गिर जाएगा। अभी जब कछुआ यहाँ पर था, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था? प्रेशर एट A, B, C कहाँ पर सबसे ज्यादा था? कहाँ पर प्रेशर ज्यादा था? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर हैज टू बी सेम। प्रेशर सेम था नहीं? अब कछुआ यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है, क्या यहाँ का प्रेशर बदलेगा? क्या यहाँ का फोर्स बदलेंगे? नहीं। तो हरदम बैलेंस ही रहेगा, कछुआ तैरते रहेगा लेकिन ये नहीं गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? है ना? तो क्या लिखेंगे? एच pressure at A is equal to pressure at B is equal to pressure at C. Therefore, by movement of कछुआ of tortoise, the tank will not fall. क्यों? क्योंकि पहले इधर जितना फोर्स आ रहा था अब भी उतने ही फोर्स आएगा, क्योंकि प्रेशर वही है, एरिया वही है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस यस। अच्छा, कछुआ नहीं गिरेगा, समझ में आ गया? हम कोई भी चीज डाल दे तो इसे, हाँ, लेकिन अगर ये नहीं होता, क्या लिक्विड नहीं होता, मान लो सैंड होता और कछुआ चल रहा है, सैंड में हर जगह बराबर प्रेशर नहीं होगा। सैंड पे यहाँ पे कोई चीज रखोगे तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो इन दैट केस अगर ये सैंड होता और कछुआ चलता तो हुड़ुक करके इधर को गिर जाता, क्योंकि ये लिक्विड है तो ये बैलेंस हो जाता है। समझ में आ रहा? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। Before I go for the next question, I would like to tell you a small formula. You know, Boyle's law, pressure into volume for gases, P1 V1 equal P2 V2. मालूम है? नहीं मालूम है? Oh, sorry. चलो स्टार्ट करो क्लास। Anyway, तो हमें इतने सारे चीज अभी समझ में आया और उसको लेके और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हल्का सा आज हम लोग और एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड बर्नौली आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हल्के से क्लास 9 में सब चीज़ों को बहुत डिटेल्स में करेंगे हम लोग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? अब ये टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कंसेप्ट को समझेंगे और क्या है ये बुआन फोर्स के बारे में।
पहला टॉपिक लेंगे हम लोग, व्हाट इज बुआंट फोर्स। क्या है ये? एक फोर्स है, ये एक फोर्स है। क्या है वो बुआंट फोर्स? चलिए समझते हैं। हम पढ़ें कि जितने भी फोर्सेस है वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, जब किसी एक सॉलिड को किसी एक लिक्विड में डुबोते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डुबाएंगे तो लिक्विड उसके सॉलिड घुस जाएगा लिक्विड में, तो लिक्विड चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स देगा क्योंकि कॉन्टैक्ट में। जो टोटल फोर्स देगा उसको कहते हैं बुआंट फोर्स। समझ में आया क्या क्या है बुआंट फोर्स? लिखते हैं, when a solid is totally or partially immersed into a liquid, the liquid exerts normal forces. Liquid exerts normal forces at every point on the surface of immersed solid. Resultant of these forces is called buoyant force. क्या नाम आप लोग पहले से सुने थे? बुआंट फोर्स क्या है? कोई प्लास्टिक बॉल को पानी में डुबाओ, छोड़ दो, पिचक के ऊपर आ जाता है। कैसे आ जाता है? कौन धकेलता है उसको? फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। नहीं, तो ये चीजों को पहले हम समझते हैं कि सपोजिंग क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक सॉलिड है ऐसा शेप का, और इस सॉलिड को हमने किसी एक लिक्विड में डुबा रखा है, और लिक्विड कैसा है? लिक्विड है मान लो ऐसा, कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, और सपोज मानते हैं कि द लिक्विड इज अप टू दिस, ऐसा लेवल में द लिक्विड इज अप टू दिस लेवल। अब ये सॉलिड जो है पार्शियली इमर्स्ड है, तो आप देखोगे ये सॉलिड जो पार्शियली इमर्स्ड है उसकी जो डूबा हुआ सरफेस है, ये सॉलिड का कौन सा सरफेस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में? ये सारा सरफेस। ये हर पॉइंट में लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स देगा, लेकिन कैसा फोर्स देगा? नॉर्मल टू द सरफेस। ये समझ में आना चाहिए। द फोर्स एक्सर्टेड विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। आप पूछ सकते हो सर क्यों नॉर्मल होगा? नहीं, कोई बॉडी दूसरे के साथ कांटेक्ट में क्यों नॉर्मल में होगा? हम लोग जब नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो बताए थे, whenever two bodies are in contact, they exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their surfaces. पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, क्योंकि लिक्विड है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता नहीं। मान लो कि ये बोर्ड स्मूथ है, क्या ये बोर्ड को मैं तिरछा करके पुश कर सकता हूँ? When I am at rest? No, तिरछा करके पुश करूंगा तो फिसल जाएगा। लिक्विड पुश करते हुए भी रेस्ट में है तो कैसे पुश कर रहा होगा? पक्का नॉर्मल टू दिस। समझ में आ रहा है थोड़ा सा, है कि नहीं? तो ये लिक्विड ऐसे फोर्स दे रहा है। ये जो सारा फोर्सेस है इनका अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, तो कुछ फोर्स मिलेगा। जो फोर्स मिलेगा उसको कहेंगे क्या? बुआंट फोर्स। चाहे बॉडी टोटली इमर्स्ड हो या पार्शियली इमर्स्ड हो, ठीक है। आपकी बुक में, काफी बुक में स्कूल लेवल में बुआंट फोर्स को दूसरे नाम से कहते हैं ऑपथ्रस्ट। समझ में आ रहा? अब थोड़ा देखें यहाँ पर, अगर हम कहेंगे कि कोई एक लिक्विड कंटेनर में, ये कोई एक लिक्विड कंटेनर हुआ, इस एक लिक्विड कंटेनर में मैं क्या करता हूँ, एक प्लास्टिक बॉल को यहाँ तक, या फिर प्लास्टिक डिब्बा को, ये है कोई प्लास्टिक डिब्बा,
ये प्लास्टिक हॉलो डिब्बा को मैं यहाँ तक डुबाया और हुआ क्या, इस डिब्बे को जैसे मैं अंदर डुबाया पता चला कि ये जो लिक्विड है उसके ऊपर हर जगह फोर्स देने लगा, इधर भी देने लगा, इधर भी देने लगा, इधर भी देने लगा, इधर भी देने लगा। ये जो डुबा के रखे हैं हम, छोड़ देंगे तो क्या होता है, पिचक के बाहर आ जाता है कि नहीं। अच्छा अब देखो तो इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड बुआंट फोर्स। नहीं तो अगर ये फोर्स दोनों को जोड़ेंगे, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, वेक्टर है, दो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चीज को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। क्या हम कह सकते हैं ये फोर्स भी कैंसिल कर जाएंगे। पहले सोचे कि फोर्स आता क्यों है। फोर्स आता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हुआ यूं है कि ये जो लिक्विड है उसके चलते यहाँ पे कुछ प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ प्रेशर होगा, दैट इनटू एरिया इज द फोर्स। ऑब्वियसली यहाँ का एरिया, यहाँ का प्रेशर से ज्यादा है कि नहीं। नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो नीचे का फोर्स ज्यादा है, नीचे का फोर्स ज्यादा है तो ढकेल के ऊपर ले आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। नहीं अगर अंदर कुछ नहीं है तो मान लो अंदर कुछ वजनदार चीज रख दिए हैं, ऐसा रखे हैं कि ये जो अंदर वाला चीज का वेट प्लस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे से पुश करने वाला फोर्स, तो वही रह जाएगा। नहीं अगर अंदर जो चीजें रखे वो बहुत ही वजनदार है, उसका वेट प्लस ये वाला फोर्स इससे भी ज्यादा है तो छोड़ देंगे तो डूब जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बॉडी के साथ क्या होगा वो बाद की बात है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ बुआंट फोर्स किसको कहते हैं, किसको बुआंट फोर्स कहते हैं। ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट को बुआंट फोर्स कहते हैं। दैट बुआंट फोर्स मे बी मोर देन वेट, मे बी लेस देन वेट, मे बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अगर मोर देन वेट हो गया तो ढकेल के ऊपर ले जाएगा, वेट ज्यादा हो गया तो नीचे ले आएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो ये केसेस में हम कहेंगे यहाँ पर जो बुआंट फोर्स आ रहा है वो अपवर्ड आ रहा है, इसलिए काफी बुक में बुआंट फोर्स को अपथ्रस्ट करके लिख दिए हैं। हाँ बोलिए। सर इन फोर्सेस का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होता। कैसे जीरो होगा, सोचो कैसे जीरो होगा फोर्सेस का रिजल्टेंट, क्योंकि ये फोर्स का रिजल्टेंट तो जीरो हो ही गया, क्योंकि ये जितना फोर्स यहाँ पे जितना प्रेशर है यहाँ पे उतना प्रेशर है, इधर को जितना एरिया है इधर को उतना एरिया, जितना फोर्स इधर को होगा उतना ही फोर्स इधर को होगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। लेकिन ऊपर से जो फोर्स है वो तो डेप्थ कम होने के कारण प्रेशर कम है, रोजीएच होता है प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ का फोर्स ज्यादा है, यहाँ का फोर्स कम है। F1 और F2 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बट F3 और F4 की बात करें तो आप कहोगे कि जो आपका F4 है वो तो F3 से ज्यादा है, तो क्या होगा ये बॉडी को पुश करके ऊपर ले लेगा। इज इट अंडरस्टूड। हाँ हाँ। तो बुआंट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। व्हेन ये एग्जाम्पल को ले लिया जाए, सपोज मैं बुआंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, कितना है वो बुआंट फोर्स। ठीक है, कितना है वो बुआंट फोर्स मैं निकालना चाहता हूँ। चलिए मैं कोई एक केस लेता हूँ जिसमें हमारे पास एक कंटेनर तो है और हम कहेंगे कि यहाँ पे मैं बुआंट फोर्स निकालना चाहता हूँ, और चलो मानते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए सिलेंडर, जिसका लेंथ कितना, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। अब मैं ये सिलेंडर को यहाँ पर डुबा के ऐसे बांध के रखा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिलेंडर ऐसे झूल रहा है। अब पूछा ये है कि बताओ व्हाट इज द बुआंट फोर्स ऑन दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर के ऊपर बुआंट फोर्स है कितना, हम जानना चाहते हैं। ठीक है ना, हम जानना चाहते हैं बुआंट फोर्स है कितना। चलिए कहते हैं कि ये लिक्विड का डेंसिटी रो है, ये सिलेंडर का एरिया कुछ होगा, कॉल दिस एरिया A है, यहाँ का एरिया भी A ही होगा, और लेंथ इसका L है। लेट अस कंसीडर द सिलेंडर immersed in the liquid
shown. क्या दिया? L is length of cylinder. अच्छा, A क्या है? एरिया ऑफ सिलेंडर. A क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर. L क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर. अच्छा, ये बात. वी वांट टू फाइंड आउट द बुआंट फोर्स. व्हाट इज बुआंट फोर्स? अब ये लिक्विड इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस दे रहा है, सारे फोर्स को जोड़ेंगे. नहीं, लिक्विड इसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस दे रहा है, हम सारा फोर्स को जोड़ना चाहते हैं. चलिए, सारा फोर्स को जब जोड़ने की कोशिश करेंगे, सारा फोर्स को जब जोड़ने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि इधर से कुछ फोर्स तो आ रहा होगा, साथ साथ इधर से भी कुछ फोर्स आ रहा होगा. The force exerted by the liquid on the cylinder is because of the pressure. Pressure into area is the force. इधर से भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, call it F1, और नीचे से भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, call it F2. समझ में आया क्या? और इधर से जो फोर्स आ रहा है, कहो इसको F3, F4. Force at any point on surface of cylinder is due to gauge pressure at that point. वहां पर जो प्रेशर है उसके लिए हो रहा है ना. वी क्लियरली सी कि प्रेशर यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना होगा. सो F3 इज इक्वल टू F4. होगा कि नहीं? ये जितना फोर्स देगा ये उतना ही फोर्स देगा, दोनों तरफ प्रेशर बराबर है. नहीं? अच्छा, अभी व्हाट इज F1? F1 तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, F3 एंड F4 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं? ये जितना फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स दे रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस डायरेक्शन में? 0. सो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स ऑन सिलेंडर along horizontal is equal to F3 minus F4. क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आया. कोई इसको साइड वाइज पुश तो नहीं कर रहा है. नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ फोर्स है क्या? थोड़ा ध्यान से देखो तो. व्हाट इज द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन? व्हाट इज द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन? वर्टिकल डायरेक्शन में देखे तो ऊपर से F1, नीचे से F2. कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है? नीचे के ऊपर? नीचे प्रेशर ज्यादा है. तो कौन सा फोर्स बड़ा है? F2 और F1? F2 बड़ा है. नहीं, अगर ये चारों फोर्स को जोड़ेंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. ये दोनों मिलके क्या देगा? F2 प्लस F1 कि F2 माइनस F1? F2 ऊपर की तरफ, F1 नीचे की तरफ. F2 माइनस F1. हाँ, 10 B क्या है? बुआंट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1. समझ में आया क्या? सारा फोर्सेस को जोड़ोगे तो आपको मिलने वाला है क्या? बुआंट फोर्स. बुआंट फोर्स देखिए कि F3 F4 ऐसे ही कैंसिल हो गया, F2 माइनस F1 हो गया. चलो F2 निकालते हैं. चलिए कोशिश करते हैं F2 निकालने का. ये जो सिलेंडर को हम इसके अंदर डुबाए हुए हैं, कितना अंदर डुबा है मालूम नहीं है, कुछ मान लो h हाइट तक डुबा है. सपोज दिस हाइट इज h. कितना डुबाया? h. और ये सिलेंडर का लेंथ कितना था? यहाँ से सिलेंडर का लेंथ कितना लिए थे हम लोग? L. अच्छा, क्या बताओगे? व्हाट इज F1? इट इज प्रेशर हियर इनटू एरिया. यहाँ का प्रेशर कितना होगा? रो जी h इनटू एरिया. यहाँ पर रो जी h प्लस L इनटू एरिया. आर यू गेटिंग? तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे F2 हो गया रो जी h
H प्लस L इंटू एरिया माइनस रो जी H इंटू एरिया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आ रहा ना? अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो देखें तो कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है। इट इज कमिंग रो जी H इंटू एरिया प्लस रो जी L इंटू एरिया माइनस रो जी H इंटू एरिया। ये तो एक दूसरे को खा गए, बच गया क्या? इट इज रो जी L इंटू एरिया, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। ये जो L इंटू एरिया है, L क्या है? लेंथ ऑफ द सिलेंडर। A क्या? एरिया ऑफ द सिलेंडर। L इंटू A क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जितना वॉल्यूम डुबाओगे उतना फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है? सो इट इज इक्वल टू, हम कहेंगे रो जी V, वेयर V इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सिलेंडर। थोड़ा प्यार से समझना बेटा, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सिलेंडर, जो डुबाया गया सिलेंडर उसका जो वॉल्यूम है वो है। क्या मेरा बात समझ में आया? और रो क्या था? किसका? डेंसिटी, सॉलिड का कि लिक्विड का? लिक्विड का डेंसिटी था, क्योंकि प्रेशर निकाल रहे थे। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या यहाँ तक की चीजें सबको बढ़िया से समझ में आया? हाँ ठीक है। अब क्योंकि नई चीज है ना, पहली बार आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा देख देख के फूक के चलोगे तो ठीक लगेगा। चलिए अब हमें जो समझ में आए उसको समझने की कोशिश करते हैं। Now what we understood, buoyant force is given by the formula rho GV, जिसमें रो क्या है डेफिनेशन लिख रहे हैं, बार बार इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये समझ में आना चाहिए। V इज वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड। क्या बात समझ में आ रहा है? V इज द वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड, मतलब जो डूबा हुआ सॉलिड है उसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा बॉन्ड फोर्स उतना ज्यादा होगा। मान लो कि पानी रखा है आपके पास, इतना बड़ा सा एक प्लास्टिक बॉल है, उसको थोड़ा सा डुबाओ तो आपको धीरे से वापस खींचेगा, ज्यादा डुबाओ तो जोर से वापस पुश करेगा। जितना वॉल्यूम अंदर डूबेगा उतना जोर से वो पुश करेगा। समझ में आया क्या? दूसरा चीज हम लोग क्या देखे? B इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का डेंसिटी ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि नहीं? ये जो सॉलिड है उसका डेंसिटी तो हमारा कहीं भी कैलकुलेशन में नहीं आया। ये जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं ये आयरन का था या कॉपर का था, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ रहा क्या? अगर हम V वॉल्यूम का एक आयरन ब्लॉक को डुबा के रखेंगे, V वॉल्यूम का एक कॉपर ब्लॉक को डुबा के रखेंगे, किसके ऊपर ज्यादा बुआंट फोर्स आएगा? इक्वल आएगा। मोरओवर ये जो बुआंट फोर्स देखो ये कितना डूबा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? देखो तो ये सिलेंडर यहाँ पर है या थोड़ा नीचे ले आओ, H बढ़ जाएगा, लेकिन H तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया था, है कि नहीं? मतलब कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना अंदर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम कहेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आया कि नहीं आया देखने के लिए मैं कहूं कि ये मान लो कि कोई एक लिक्विड कंटेनर है, यहां पर हम कहेंगे ये V वॉल्यूम का एक कॉपर ब्लॉक है और ये V वॉल्यूम का एक आयरन ब्लॉक है। ये कॉपर है, ये आयरन है और दोनों का वॉल्यूम V है, तो V ऑन कॉपर ज्यादा होगा कि V ऑन आयरन ज्यादा होगा? सेम होगा, as long as the liquid is same। क्या मेरी बात समझ में आया? जब तक लिक्विड सेम है आपका बॉन्ड फोर्स दोनों के ऊपर बराबर आएगा। इज इट अंडरस्टूड? दूसरा हुआ
कौन सा केस में बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा? सपोज आई गिव यू अनदर केस, हियर इज ए लिक्विड कंटेनर हैविंग सम लिक्विड अप टू दिस लेवल। अगर भी वॉल्यूम का कोई ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे तो बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा, कि यहाँ पे रखेंगे तो बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा। वॉल्यूम भी है, ये है केस 1, ये है केस 2। कौन सा केस में बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा? केस 1 में कि केस 2 में? सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार लगता है जितना डुबाओगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, नहीं नहीं, जितना डुबाओगे वो डुबाने के साथ साथ अगर अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ते जाएगा। एक बार बढ़ चुका है फिर कितना भी डुबाओ उतना ही फोर्स आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ पर बी इन फर्स्ट केस इज सेम एज बी इन सेकेंड केस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा, ये एग्जांपल्स में हमें समझ में आएगा। डजंट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग ये स्टेटमेंट को देखेंगे बार बार। सपोज ये स्टेटमेंट को थोड़ा और एक्सपांड कर देते हैं, फिर देखेंगे। B इज इक्वल टू रो जी वी। ये जो V था वो क्या था? वॉल्यूम ऑफ किसका? इमर्स्ड सॉलिड, जो सॉलिड डूबा है। हाँ सर, ये तो समझ में आता है, लेकिन जब सॉलिड नहीं था वहां पर क्या भरा हुआ था? लिक्विड भरा हुआ था। जबरदस्ती लिक्विड सॉलिड को डाल दिए तो वहां से लिक्विड को भगा के खुद बैठ गया। कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया हो? मान लो कि कोई कंटेनर भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, ये कंटेनर है, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है ऐसे। आप उसमें भी वॉल्यूम का सॉलिड को डाल दोगे तो कितना लिक्विड, कितना वॉल्यूम का लिक्विड आ जाएगा बाहर? भी वॉल्यूम का। सो ये जो भी है उसको वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड सॉलिड कहो या फिर कहो इट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? खतरनाक चीज है भैया, थोड़ा ध्यान से समझो। जितना वॉल्यूम का सॉलिड अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम का लिक्विड को बाहर भगाएगा वो, है कि नहीं? सो इट इज वॉल्यूम ऑफ द इमर्स्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये समझ में आ गया। V इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जैसे ये हमें समझ में आया, थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V इज द लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अगर हमें निकालने के लिए कहा गया M, क्या है M? M इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है वो कितना है अगर कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। रो भी क्या हो गया? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है कि नहीं? तो रो भी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ द लिक्विड। तो बी क्या बन गया? बड़ा इंटरेस्टिंग, इट इज mg। सो व्हाट इज दैट? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना लिक्विड को भगाएगा उसका वेट जो होगा वही होगा बॉन्ड फोर्स। निकालने का तरीका बदल गया कि नहीं? अभी पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते थे, फॉर्मूला से निकालते थे। अब समझ में आया कि अगर हम ये जो कोई एक लिक्विड कंटेनर है, पानी से भरा हुआ था, मेरे को कोई पूछा ये ब्लॉक को अगर पूरा डुबा देंगे बताओ उसके ऊपर क्या बॉन्ड फोर्स आएगा? ना मैं लिक्विड मालूम है, ना कुछ मालूम है, ना डेंसिटी मालूम है, ना वॉल्यूम मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। तो देखेंगे जिसको जैसे इसको हम डुबा देंगे ये उछल के बाहर आ जाएगा कुछ लिक्विड। जितना लिक्विड बाहर आ गया उसको वजन कर दो, जो है वेट वही है बॉन्ड फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या मेरी बात समझ में आया? सपोज मैं आपको एक छोटा सा केस देता हूं टू सी दैट यू रियली अंडरस्टैंड। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कंटेनर था, यहाँ पर कोई एक सॉलिड ऐसे फ्लोट कर रहा था और उसके नीचे
हमने रखा था एक कंटेनर ऑफ लिक्विड विथ ए टेपरिंग आउटलेट लाइक दिस, और मान लेते हैं कि इसमें लिक्विड एग्जैक्टली अच्छा यहां था, यहां पर क्या था, यहां पर मान लो कि एक ट्रे रखा हुआ था। थोड़ा ध्यान से देखना और बताना बेटा, ये कोई एक वेइंग मशीन है जिसमें रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे भी एक वेइंग मशीन लगा है जिसमें रीडिंग दिखा रहा है, इसमें रीडिंग दिखा रहा है W1, इसमें रीडिंग दिखा रहा है W2, कुछ कुछ दिखा रहा होगा। और ये जो आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में हुआ यूं है, इस कंटेनर में आपने यहां तक लिक्विड भर रखा है, पूरा यहां तक लिक्विड भर रखा है, ठीक। अब ये हो गया आपका सॉलिड। अच्छा, अब हुआ क्या है, थोड़ा सा इसको ढंग से बनाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सॉलिड ऐसा था, सॉलिड के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ऐसा एक अरेंजमेंट रखा हुआ था, ध्यान से देखो, ऐसा एक अरेंजमेंट रखा हुआ था। ये कुछ वजन दिखा रहा था क्योंकि पानी भरा हुआ है तो रीडिंग तो दिखाएगा। यहाँ पर भी कुछ एक प्लेट जैसा रखा है, कोई पैन जैसा, और इसमें भी रीडिंग दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, आई रिपीट द सेम फिगर। फिजिकली फील करने की कोशिश करना बेटा, फिजिकली फील करने की कोशिश करना तभी बनेगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कि रट्टा मार लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या किया, ये जो हमारे पास सॉलिड यहाँ पे था, सॉरी, ये जो सॉलिड यहाँ पे था, इस सॉलिड को मैं धीरे 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 इसके अंदर डुबा दिया। जैसे डुबा दूंगा क्या हो जाएगा सोचो, ये लिक्विड उछल जाएगा कि नहीं इधर से, क्योंकि यहां तक भरा हुआ था। जैसे डुबा लिक्विड उछला तो लिक्विड कहाँ आएगा, लिक्विड यहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा। द लिक्विड हैज कम हियर। समझ में आया क्या? जैसे लिक्विड यहाँ पे आ गया, आप देखोगे जो लिक्विड यहाँ पे आ गया है, दैट लिक्विड इज नाउ अवेलेबल हियर, यहाँ पे है ना। क्या आपको मालूम है कि ये तो रीडिंग था, चलो उसके बारे में सोचेंगे। मान लो इसका रीडिंग था, पहले ये रीडिंग था, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये W1 था, अब ये हो गया W2। इसको छोड़ो, हम खाली इसकी रीडिंग के बारे में करें। क्या बता सकते हो व्हाट इज द बॉन्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक? पहले इसका वेट कितना था, W1, अभी क्या है वेट W2। क्यों बढ़ गया? कुछ लिक्विड इसमें गिर गया, नहीं लिक्विड गिर गया तो अब बॉन्ड फोर्स कितनी बढ़ गया है वेट, तो W2 माइनस W1 इज द बॉन्ड फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आया समझ में? तो हम कहेंगे हियर बॉन्ड फोर्स इज, एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मजे लेके डायग्रामेटिकल देखने से ना चीजें जल्दी समझ में आ जाता है। तो सॉल्यूशन, हाँ ये एग्जाम्पल है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हियर B on block is equal to W2 minus W1। क्या ये चीजें सबको समझ में आया ना? हाँ अच्छा, अगर ये लिक्विड जो है वो मान लो पेट्रोल होता, पहला केस में पेट्रोल हुआ तो बॉन्ड फोर्स कुछ निकला, दूसरे केस में मरक्यूरी हुआ, बॉन्ड फोर्स निकलेगा। कौन सा केस में आपका बॉन्ड फोर्स ज्यादा होगा? मरक्यूरी के केस में, क्योंकि बहुत ही हेवी है, हाई डेंसिटी का, इतना सारा मरक्यूरी का वेट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बॉन्ड फोर्स है वो सॉलिड के डेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर? लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुड यू फॉलो दिस अरेंजमेंट? हाँ, लिखना है कि नहीं लिखना है? लिख दियो? अच्छा, बहुत स्पीड लिखते हो। अच्छा, तो बॉन्ड फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज दिस, ठीक है। अब हम थोड़ी देर पहले देखे कि बॉन्ड फोर्स इज ऑफ थ्रस्ट। क्या देखे? देखे हम दूसरा कि व्हेन सॉलिड इज इमर्स्ड फ्रॉम टॉप ऑफ surface, from top of surface
सरफेस से डुबाते हैं, द बॉन्ड फोर्स इज अपवर्ड, so it is called upthrust. It is called upthrust. ठीक है, इसको अपथ्रस्ट कहते हैं क्योंकि फोर्स अपवर्ड है ना। अपथ्रस्ट क्यों कहते हैं समझ में आया? थ्रस्ट का मतलब नॉर्मल फोर्स, अप मतलब अपवर्ड, अपवर्ड पुश करेगा। कोई भी इसको पानी में जबरदस्ती डुबा के छोड़ो, किधर से? ऊपर से, तो पिचक के पूरे ऊपर आ जाएगा। बट इन जनरल बॉन्ड फोर्स को अपथ्रस्ट कहना गलत है। क्यों गलत है वो देखेंगे हम लोग। ये तुम लोगों की क्लासेस में स्कूल में इसे पढ़ाएंगे, बॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट दोनों बराबर चीज है। हम बताएंगे दोनों बराबर चीज नहीं है। क्यों नहीं है बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब देखो कि ये जो बॉन्ड फोर्स है, ये अभी इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। बताओ, ये स्ट्रिंग में कुछ टेंशन था जब ये झूल रहा था, अब भी कुछ टेंशन है। कौन सा केस में टेंशन ज्यादा है, पहला केस में कि दूसरा केस में? पहला केस में टेंशन था T1, दूसरे केस में टेंशन है T2। ज्यादा कौन? T1 और T2? T1 ज्यादा है। दूसरे केस में पानी उसको सपोर्ट देके रखा है, T2 इज लेस। कितना कम है? कैन यू टेल मी? T2 प्लस B इज इक्वल टू T1। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो बॉन्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक कैन बी आल्सो अंडरस्टूड एज T1 माइनस T2। मान लो आप ऊपर से पकड़ के रखे हो, हवा में रखे थे तो ज्यादा फोर्स था, पानी में डुबाने के बाद आपको कम फोर्स लग रहा है पकड़ के रखने के लिए। दैट मींस यू फील एज इफ इट हैज लॉस्ट सम वेट, क्योंकि नीचे से कोई सपोर्ट दे रहा, लगेगा कि थोड़ा हल्का हो गया। सो बॉन्ड फोर्स इज आल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ वेट ऑफ द इमर्स्ड सॉलिड। क्या मेरी बात समझ में आया? सो B, क्या पता चला? B is also equal to loss of weight of immersed solid. B is loss of weight of immersed solid. क्या बात समझ में आ रहा है? सबको आया समझ में? तो कोई भी चीज को डुबाओ, मान लो कि अब आसानी से हम पता कर सकते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। तो बताओ कि ये क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम कहेंगे, ये एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला फिगर को उठा के ले आता हूँ। कितना उठा के लाए, चलो रहने हम कर देते हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेनर ऑफ लिक्विड रखा हुआ था और यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग बैलेंस से कोई एक ब्लॉक झूल रहा था। ये रीडिंग दिखा रहा था W1 और ये जो आपका कंटेनर ऑफ लिक्विड है, चलो मानते हैं कि इसको कहीं रखे थे हम लोग, जो रीडिंग दिखा रहा था W2। क्यों दिखा रहा था? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड रखा था, इस लिक्विड का वेट यहाँ पर दिखने में आ रहा था। सेम केस को रिपीट किया गया। जब रिपीट किया गया पता चला कि सेम केस को रिपीट किए तो क्या किए हम लोग? वी टुक द सॉलिड इनटू द लिक्विड। अब ये सॉलिड को मैं लिक्विड के अंदर ले लिया। जैसे सॉलिड को लिक्विड के अंदर ले लिया, अब ये रीडिंग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? क्या हो जाएगा? रीडिंग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा भाई। ये नीचे से ये पूरा खींच के रखा था स्प्रिंग बैलेंस को, अभी ये नीचे से कुछ सपोर्ट दे रहा होगा? नहीं दे रहा होगा? दे रहा होगा, तो घट गया। मान लो बन गया W3। क्या यहाँ का रीडिंग अब भी W2 रहेगा? क्या रहेगा सोचते हैं, चलो कहते हैं W4। अब ये W1, W2, W3, W4 में हम एक रिलेशन देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट वन इंटेलिजेंट क्वेश्चन बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस कैलकुलेशंस। आप बताओ कि सपोज हम कहेंगे कि कोई एक
वेइंग मशीन पे, ये एक वेइंग मशीन है, और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाला वेइंग मशीन आता है, नहीं, यहाँ पर डिब्बा निकला रहता है, 2 केजी 3 केजी 4 केजी दिखाता है, ऐसा वेइंग मशीन है, समझ रहे हो। मान लो कि इसमें पानी रखा हुआ है, तो ये कुछ रीडिंग तो दिखा रहा होगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। अब मैं मान लो किधर को भी टच नहीं करता हूँ, अपना उंगली अगर थोड़ा सा ऐसे दबाऊंगा तो इसमें रीडिंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मैं किधर नहीं छुआ, ये सबको कुछ नहीं छुआ, मैं ऊपर से जाके उंगली थोड़ा दबाया देखने के लिए पानी कितना गर्म है, तो ये रीडिंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा। सोचने वाली चीज है। देखो सारा कुछ लिख नहीं सकते, सारा कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे मैं उंगली को डुबाऊंगा, वो लिक्विड मेरे हाथ पे फोर्स देगा कि नहीं देगा, किधर को देगा, अपथ्रस्ट देगा, अपवर्ड देगा। और हम जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नहीं, अगर वो मेरे को अपथ्रस्ट अपवर्ड दे रहा है तो सॉलिड लिक्विड के ऊपर फोर्स किधर को देगा, डाउनवर्ड। का मतलब ऐसे उंगली करने से आप इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ दे रहे हो तो रीडिंग बढ़ जाएगा। सिंपली उंगली डुबाओ, प्रेशर सॉरी नीचे का रीडिंग बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या। और अगर थोड़ा दूसरे तरीके से सोचेंगे तो थोड़ा 1000 तरीके से सोचते, इसे डुबाया अब थोड़ा दूसरा, जैसे उंगली डुबाओगे यहाँ का लिक्विड लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, नीचे का प्रेशर बढ़ गया तो एरिया तो वही है, प्रेशर बढ़ गया तो फोर्स। कैसे भी सोचो, यू मस्ट बी एबल टू थिंक इन ऑल पॉसिबल वेज। मैं जितना दिखाऊंगा ऐसा मत दिखना पढ़ना, तो फिर तो घोड़ा बन जाओगे। घोड़ा को देखो ना, आंख में ऐसे पट्टी बंधा रहता है, इधर खोल दिया इधर भागता है, इधर खोल दिया इधर भागता है। अपना इमेजिनेशन, अपनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है। अगर मैं पानी में उंगली करता हूँ रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे पानी अगर उंगली डालता हूँ इसमें तो रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा। खा पी के नहीं आए हो क्या, चिल्ला के तो बोलोगे। उंगली डालने से वेट बढ़ेगा कि घटेगा। ओ अभी तो किसी को पता चला जो देख रहा था, ये टीचर अकेले पढ़ाते हैं कि सामने कोई बच्चे हैं। अगर बच्चे हैं तो मरे मरे से है कि सब जिंदा है कि सलाइन में बैठे हैं। अच्छा समझ में आ गया। चलिए वापस चलते हैं हमारा एग्जाम्पलरी क्वेश्चन में। आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स कितना जलेबी की तरह सीधा है कि नहीं। कितना सारा चीजें घूम फिर के आ रहा है, एंड इसीलिए तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तुम लोगों को पजल क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है। हाँ, तो जिनको पजल क्वेश्चन समझ करना अच्छा लगता है उनको फिजिक्स अच्छा लगेगा। चलो बताओ, 6 बच्चे 6 मिनट में 6 अंडा खा लेते हैं। 6 बच्चे 6 मिनट में 6 अंडा खा लेते हैं, ठीक है। 12 बच्चे 12 मिनट में कितना अंडा खाएंगे। चलो बताओ। सर ऐसा क्वेश्चन कोई बुक में मैंने पढ़ा था। 12 बच्चे 12 मिनट में कितना अंडा खाएंगे। 6 बच्चे 6 मिनट में 6 अंडा खा लेते हैं। 12 बच्चे 12 मिनट में कितना अंडा खाएंगे। वाह, 6 बच्चे 6 मिनट में 6 अंडा खाते हैं। हाँ 3/2 अंडा खाएंगे। 12 बच्चे मिलके 12 मिनट में, मतलब 1 और हाफ। मेरे को चाहिए कितने ठो अंडा खा पाएंगे। 6 बच्चे खा लेते हैं 6 मिनट में 6 ठो अंडा। 12 बच्चे खाएंगे कितना अंडा। सोचते रहो। तो जो सोचेगा उसका दिमाग में देखो ना, जब कंप्यूटर सोचता है उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। देखियो कभी, देखियो कि नहीं देखियो। हाँ, जब कंप्यूटर चलते रहता है कुछ सोचता है वो, उसका दिमाग ऐसे 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 चलते रहता है, क्रूम 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 ऐसे करते रहता है कि नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ किसके किसके माथे पे ऐसे हो रहा है। हाँ, सोचना बंद। खैर सोचते रहना और बताना बाद में, क्योंकि वो सब के लिए एक्स्ट्रा चार्ज है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने की बाधा क्या हूँ तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो जैसे मैं इसको डुबाया उसका रीडिंग घटेगा। बताओ इसका रीडिंग बढ़ेगा कि घटेगा। क्योंकि डुबाया तो ये रीडिंग इससे ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा था। क्या आप बता सकते हो इन दिस केस व्हाट इज द बुआयांट फोर्स। सारा डाटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा लेके बोलो। पहले उसका रीडिंग था W1, अब W3 हो गया है। बढ़ गया कि घट गया है। घट गया। क्योंकि ढकेल रहा है ऊपर की तरफ, घट गया। जितना घट गया वही तो बुआयांट फोर्स है। मतलब क्या है ये W1 माइनस W3। अच्छा यहाँ पर ये W2 था W4 हो गया। बढ़ गया कि घट गया।
बढ़ गया, क्योंकि जब ये इसके ऊपर दिया तो ये भी उसके ऊपर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, W4 माइनस। किसी भी तरीके से आप बॉन्ड फोर्स को रियलाइज कर सकते हो। सारा चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, वीडियो तो है, आप लोग देख लोगे बार बार, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो जब भी कोई चीज को डुबाते हैं, अच्छा बताओ ये क्वेश्चन, सपोज हम कहेंगे ये है कोई आदमी जो दिखने में थोड़ा अजीब सा है लेकिन आदमी है, तो मेरा ड्राइंग ठीक नहीं होता है। ये है कोई आदमी ऐसा है, ये आदमी किसी एक वेइंग मशीन पे खड़ा है और इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है। वो एक हाथ में क्या पकड़ा है, मछली पकड़ा है। हियर इज ए फिश, मछली जल की रानी है। कैसा पकड़ेगा ये मछली, अच्छा मछली को ऐसे पकड़ेगा, ये मछली को ऐसे पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से इसका गर्दन नहीं है, दूसरे हाथ से ये क्या किया है, एक बकेट पकड़ा हुआ है जिसमें पानी है। Here is water in the bucket, बकेट में रखा पानी और यहाँ पर रीडिंग आ रहा है W1। समझ में आया। फिर वो आदमी क्या करता है, थोड़ा आदमी को सुंदर बना दे यार, ये अपना ही आदमी है, ठीक है। अब ये जो आदमी है ये क्या किया कि सोचा कि चलो मैं मछली को अब पानी में छोड़ देता हूं। वो क्या किया, ये इस मछली को उठाया, यहाँ से लेके आया और पानी में डाल दिया। अरे मछली का आंख रह गया, ठीक है रहने दो, बिना आंख का हो गया, मछली तब तक मर चुका था, आंख बंद है। तो मछली को छोड़ दिया। अब रीडिंग हुआ W2। क्वेश्चन क्या दिया है, अब क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे मछली को इसमें छोड़ दिया रीडिंग हो गया W2। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसा आता ना क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को देखो और 10 डिफरेंस निकालो। ये कहते एक ही है, मछली गायब, एक ही डिफरेंस है, खत्म। बाकी तो कॉपी क्या है। पूछ रहा है कि W1 ज्यादा है कि W2 ज्यादा है, व्हाट इज मोर, W1 और W2। टंग टंग टंग, सोचने वाली चीज है। व्हाट इज मोर, व्हाट इज मोर, W1 और W2। What is more, W1 और W2। दोनों में से कौन ज्यादा होगा। वेइंग मशीन पे दोनों खड़े हैं, वेइंग मशीन पे दोनों खड़े हैं, कौन सा केस में रीडिंग ज्यादा होगा। जब तक आप लोग सोचते हो मैं इस आदमी को अच्छा अच्छा ड्रेस पहनाता हूँ, तू पहन रहे, बताना है आपको। W1 ज्यादा है, W2 कम है। मैं एक कहानी बताता हूँ, उसको सोच के यहां से आपको क्लू मिल जाएगा उसमें से, ठीक है। कोई आदमी, ठीक है, कुछ एक बड़ा सा बैग लेके, वजनदार लगेज लेके गधे के साथ जा रहा था, समझ में आया। तो क्या किया, वो खुद बैठा था गधे के ऊपर और बैग को भी रखा था गधे के ऊपर और जा रहा था। फिर सोचा कि गधे को बहुत ज़्यादा वजन हो रहा है, मैं भी बैठा हूँ, बैग भी रखा है, तो थोड़ा लोड मैं ले लेता हूँ। वो क्या किया, बैग को उठा के अपने सर पे रख लिया। क्या गधे पे ज़्यादा लोड हुआ कि कम लोड हुआ? सेम लोड हुआ ना। तो तुम गधे की तरह क्यों बोल रहे हो? इधर देखो, इधर मछली का वेट था, बाकी सारे का वेट W1 था। क्या यहाँ पर सारा चीज नहीं है ना? कौन सा चीज गायब है? सब तो ही है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो मछली था, ये मछली के ऊपर अप थ्रस्ट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये मछली भी तो इसके ऊपर डाउन थ्रस्ट दे रहा होगा। बुआंट फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी तो आ रहा होगा। तो आप क्या कहोगे? W1 विल बी इक्वल टू
W2, ये W1 इज इक्वल टू W2। समझ में आ रहा है क्या? आपको लग रहा होगा कि मछली के ऊपर ऑपथ्रस्ट आ रहा है इसलिए हल्का हो जाएगा, नहीं, हल्का नहीं होगा ये, क्योंकि ये जितना फोर्स देगा लिक्विड मछली के ऊपर, मछली लिक्विड के ऊपर उतने ही फोर्स देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो आज का वीडियो है उसका जो इतने सारे कंसेप्ट रहा बुआंट फोर्स का, तो ध्यान से दोबारा पढ़ के आओ कल। टुमारो वी हैव क्लास, व्हाट टाइम? 4:30, 4:45, मंडे का क्लास 4:45 में आओ और कल उसको करते हैं, लेकिन बढ़िया से पढ़ के समझ के नहीं आओगे तो मुश्किल होगा। सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय